तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पुराजापाला नवतिसों में ताकतवर खिताब किया। उन्होंने 1948 के निज़ाम के खिलाफ मुसल्लह जिदोजहद को याद दिलाया। वजीर आला ने इस जिदोजहद को हालिया आमरीत के खिलाफ अवामी तहरीक से जोड़ा। उन्होंने शफ़ाफ़ियत, मुसावात और अवामी हुक्मरानी पर जोर दिया। आलमी मेयार के इंटीग्रेटेड स्कूल कायम करने का ऐलान किया। उस्मानिया और काकतिया यूनिवर्सिटियों को आलमी सतह पर अपग्रेड करने की बात कही। ख़वातीन की खुद मुख्तारी और बहबूद की स्कीमों को नुमायां किया। किसानों के कर्ज मुआफ़ी और मुफ्त बिजली की सहूलत को दोहराया। हैदराबाद को आलमी गेटवे बनाने के मंसूबों का ऐलान किया। तेलंगाना राइजिंग 2047 ओ विजन के जरिए तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल का खाका पेश किया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जदीद ट्रांसपोर्ट के मंसूबे पेश किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने वजीर आज़म मोदी से बुलेट ट्रेन की दरख्वास्त की है। मुजव्वज़ा रूट में फ्यूचर सिटी अमरावती, चेन्नई और बंगलुरु शामिल होंगे। उन्होंने कहा ये मंसूबा तेलंगाना को एक मुस्तकबिल का मरकज़ बनाएगा। रेवंत ने हालिया क्लाउड बर्स्ट हादसात पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि मूसा नदी के सैलाब में गरीब खानदान अपनी जानें गंवा बैठे। 6 लाशें न मिलने के बावजूद तरक्याती काम जारी रहेंगे। वजीर आला ने ऐलान किया कि SLBC टनल काम दोबारा शुरू होंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मंसूबा 9 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल होगा। रेवंत ने इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना के किसानों के नाम वक्फ किया। ఈనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడాను. బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటే జనాలు జపాన్ వైపు చూస్తారు. జపాన్ తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారు గుజరాత్ కు తీసుకెళ్లారు. నేను అడిగిన ప్రధానమంత్రి గారిని మాకు కూడా బుల్లెట్ ట్రైన్ కావాలి, సౌత్ లో ఉండే నగరాలకు కనెక్టివిటీ పెరగాలని. మొన్న జరిగిన ప్రభుత్వ సమీక్షలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతినిధులు వచ్చిండ్రు. ఈనాడు ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి అమరావతి నుంచి చెన్నైకి బుల్లెట్ ట్రైన్, అదే విధంగా ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి బెంగళూరుకు బుల్లెట్ ట్రైన్, బెంగళూరు నుంచి చెన్నైకి బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రతిపాదనలు ఈ రోజు మన ముందు ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో ఎక్స్ప్రెస్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేలే కాదు, వాటితో పాటు బుల్లెట్ ట్రైన్ కూడా ఈ రోజు మనకు రాబోతుంది. ఇవన్నీ కూడా గ్రోత్ ఇంజన్లుగా మారబోతున్నాయి. అందుకే ఈ SLBC టన్నెల్ పూర్తి చేసే క్రమంలో మొన్న ప్రమాదం జరిగి కొంతమంది కార్మికులు చనిపోయినారు. ఆ కార్మికుల కుటుంబాలకు 25 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వడమే కాకుండా తిరిగి ఆ పనులను ప్రారంభించడానికి SLBC టన్నెల్ని 2027 డిసెంబర్ 9లోగా పూర్తి చేసి తెలంగాణ రైతాంగానికి అంకితం చేయాలని, నల్గొండ ఫ్లోరైడ్ బాధితులను ఆదుకోవాలని ఒక సంకల్పంతోని మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం. నిన్నగాక మొన్న కురిసిన అత్యధిక వర్షాలు, క్లౌడ్ బస్ట్ వల్ల పేదల జీవితాలు అతలాకుతలమే కాదు, పేదలు మూసీ నదిలో కొట్టుకుపోయినారు. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अहम इजलास की सदारत की। एजेंडे में रियासत की मुजव्वज़ा तालीमी पॉलिसी शामिल रही। स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए मुसव्वदा इस्लाहात पेश की गईं। वजीर आला ने शोबा तालीम में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया। उन्होंने जदीद और तलबा दोस्त निज़ाम तालीम पर जोर दिया। स्किल बेस्ड एजुकेशन को अवलीन तरजीह देने की हिदायत दी। असातिज़ा की तरबियत और जवाबदेही पर भी तवज्जो दी गई। देही स्कूलों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म दिया। आला तालीम के मसावी मौक़े पर जोर दिया गया। हुकूमत ने इस्लाहात जल्द नाफिज करने का वादा किया। कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर BRS के वर्किंग सदर KT रामा राव ने तेलंगाना भूमि में कौमी परचम लहराया। KTR ने कहा कि 17 सितंबर आज़ादी नहीं बल्कि इत्तेहाद की अलामत है। उन्होंने कहा कि ये दिन रियासतों के जमहूरी निज़ाम में इंज़िमाम की निशानदेही करता है। इस मौके पर उन मुजाहिदीन को याद किया जाना चाहिए जिन्होंने ये कुर्बानियां दी। KTR ने कहा कि उन्हीं कुर्बानियों की बुनियाद पर आज का जमहूरी निज़ाम खड़ा है। उन्होंने जोर दिया कि तेलंगाना उनकी रूह को हमेशा कायम रखेगा। तकरीब में हुब अलवतानी का जोश और पार्टी इत्तेहाद नुमाया रहा। BRS के कायदीन और कारकुनों ने परचम कुशाई में शिरकत की। उन्होंने जमहूरियत और इत्तेहाद की अक़दार के अज़्म को दोहराया। KTR ने कहा कि ये दिन बादशाहत पर अवामी ताकत की फतह की याद दहानी है। ఒకరు విమోచనం అనొచ్చు, ఇంకోరు విలీనం అనొచ్చు, ఇంకోరు విద్రోహం అనొచ్చు. కానీ ఇవాళ రాచరిక వ్యవస్థ నుండి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలోకి సమైక్యమైన రోజు కాబట్టి మేము దీన్ని జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవంగా గతంలో ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు పాటించాం. ఆ రోజు జెండా ఎగిరేసాం, ఈరోజు జెండా ఎగిరేస్తూనే ఉన్నాం. ఈరోజు జెండా ఎగిరేసినాం. భవిష్యత్తులో తెలంగాణ ఉన్నంత వరకు BRS ఉంటుంది కాబట్టి అప్పటిదాకా మరి తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో
విలీనమయ్యే అంతర్భాగమయ్యే ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన మరి ఆనాటి పోరాట యోధుల స్ఫూర్తిని గుర్తు చేసుకుంటూ ముందుకు పోతాం. జై తెలంగాణ, జై హింద్. केटीआर ने पुलवरम और कालेश्वरम मंसूबों का मवाजना किया। उनका कहना था कि पुलवरम मंसूबा 1940 में सोचा गया, लेकिन संग बुनियाद 1980 में रखा गया। अब भी ये मंसूबा दिसंबर 2027 तक मुकम्मल होने का इम्कान है। इसके बरक्स के सीआर ने 2016 में कालेश्वरम का संग बुनियाद रखा। सिर्फ 5 से 6 साल में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट करार दिया। केटीआर ने कहा कि सीआर की कारकर्दगी दीगर रियासतों से बेमिसाल है। पुलवरम की ताखीर अज़्म की कमी को ज़ाहिर करती है। कालेश्वरम तेलंगाना की तेज़ रफ्तार हुक्मरानी की अलामत है। यही है काम करने के अंदाज का फ़र्क। केटीआर ने कहा, పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడే పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి సినిమాలు వచ్చినాయి, కథలు వచ్చినాయి, చాలా వచ్చినాయి. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఒరిజినల్గా కాన్సెప్చువల్గా అనుకున్నది 1940వ దశకంలో, అంటే స్వాతంత్రం రాకపూర్వం. అల్టిమేట్గా శంకుస్థాపన జరిగింది 1980లో. టంగుటూరి మన టీఎన్జేయ గారు, టంగుటూరి పంతులు కాదు, టీఎన్జేయ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 1980లో ఆనాడు శంకుస్థాపన చేసిండ్రు. పనులు మొదలయ్యింది, ఫార్మల్గా పనులు మొదలైంది 2004వ సంవత్సరంలో. యాక్చువల్గా కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయింది జూన్ 2014లో. జూన్ 2014 1940లో అనుకుంటే 80లో రాయేస్తే 2004లో డ్రాయింగులు గీస్తే 2014 జూన్లో పనులు మొదలు పెడితే ఇవాళ చూసిన అయిపోయిందా లేదా అని. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా, అలా 2027 డిసెంబర్కు అయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు. అంటే కేసీఆర్ పనితనానికి ఇతర రాష్ట్రాల పనితనానికి తేడా ఏందో చెప్పడానికి మాత్రమే ఇది నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఎక్కడ 1940, ఎక్కడ 1980, ఎక్కడ 2014, ఎక్కడ 2004, ఎక్కడ 2027. అదే కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడే మా గంగుల కమలాకర్ అన్న చెప్పిండు. 2016లో శంకుస్థాపన చేస్తే 4 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు తిరగకుండానే అక్కడ బరాజ్ ఓపెనింగ్, ఆ తర్వాత 5-6 ఏళ్ల లోపలనే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. ఇది ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ప్రపంచ చరిత్రలో నిలిచిపోయే మాట. वजीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने रीजनल रंग रोड आरआरआर मंसूबे पर मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भोंगीर के करीब रागिरी से गुजरने वाला शुमाली हिस्सा अभी तक आगे नहीं बढ़ा। दीगर हिस्सों के बारे में उनका कहना था कि ये मंसूबा जल्द शुरू आगे नहीं बढ़ेगा। उनका कहना था कि ये दहाइयाँ ले सकता है, हुकूमतें बदल सकती हैं, नस्लें भी बदल सकती हैं। कोमिट रेड्डी ने मजीद कहा कि इस वक्त तक न वो रहेंगे और न ही किसान मुतासरीन। उन्होंने मकामी अफराद से कहा तब तक अपनी ज़मीनें जोत कर ही गुजारा करें। ये बयान उन्होंने पिटापिक्का गांव में आरआरआर मुतासरीन से बात करते हुए दिया। उनके तबसरों ने किसानों में शदीद नाराज़गी पैदा की। मुतअद्दिद अफराद ने उन पर अवाम के मुतालिबात को मुस्तरद करने का इल्ज़ाम लगाया। ये मामला तेलंगाना में सियासी बहस का मौजू बन गया है। అప్రూవ్ ప్రాజెక్టు అప్రూవ్ కాలేదే, మొత్తం పెండింగ్ ఉంది. ఇంకా సౌండ్ కు నాకు ఏది కాదు, మీరు ఒకేనే చూస్తున్నారు కానీ ఏది కాదని నేను చెప్తున్నా. గురుకుల సీట్లే కదా సార్. నమస్తే సార్. ఏం కావాలి అయితే ఇంతమంది 1,000 ఎకరాలు జరుగు డిక్లేర్ చేసి మీ ఒక్క ముందు 6 కోట్లు పెట్టిన అందరూ ఏ ఊరి ముఖ్యాన్ని 7 వాళ్ళకి పెడుతున్నారని వాళ్ళు కోరుకుంటారు. కాబట్టి ఏం కొంచెం పేపర్ బిడ్డలు తీసుకో, ఈ పట్టుకొని ఎడబెట్టుకుని పోవాలి దేవుడా. पेपर तो बड़ा रहना ना, इतना पेपर क्या है
गढ़वाल जिला में कांग्रेस सफों में कशीदगी पैदा हो गई। कांग्रेस के कारकुनों ने एमएलए बांदिला कृष्णा मोहन रेड्डी के खिलाफ बगावत कर दी। जिले कलेक्टर ऑफिस में मुनक्किदा पुराजा पालना नफ्तिसोम के दौरान प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा। एमएलए ने अपने करीबी अफराद को स्टेज पर बिठाया। मजीद बिरहमी इस वक्त बढ़ी जब बीआरएस के लीडरों को भी डाइस पर जगह दी गई। कारकुनों ने कहा, जंपिंग लीडर स्टेज पर, असल कांग्रेस कारकुन बाहर। सीनियर कायदीन ने पार्टी वफादारों की तौहीन पर शदीद एहतजाज किया। इस तकरीब में कांग्रेस धड़ों के दरमियान गर्मागर्म बहस हुई। पुलिस ने मुदाखलत करके हालात को काबू में लाया। बागी लीडरों को जबरदस्ती पिंडाल से बाहर निकाल दिया गया। పద్ధతిగా ఏమన్నా ఉంటే చూడండి. ఏమయ్యా ఏం అల్లంపురం చక్కటి నృత్యాన్ని అతిథుల ముందు ప్రదర్శించడానికి చిన్నారులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మరొకసారి వారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతూ सरसीला में प्रोटोकॉल पर नया तनाज़ो खड़ा हो गया। कलेक्टर संदीप JIS मुबैना तौर पर तकरीब में ताखीर से पहुंचे। वेमुलवाड़ा के MLA और हुकूमती औपिद सरीनवास ने बिरहमी ज़ाहिर की। उनका इल्ज़ाम है कि कलेक्टर ने उनकी तकरीर छोड़ दी और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की। MLA के मुताबिक मेहमान का बाज़ाब्ता इस्तकबाल भी नहीं किया गया। उन्होंने वज़ीर आला के दफ्तर और चीफ सेक्रेटरी से शिकायत की। सरीनवास ने कहा कि 15 अगस्त को भी ऐसा ही वाकया पेश आया था। उन्होंने कलेक्टर के रवैये को तौहीन आमेज और नाकाबिल कबूल करार दिया। इस वाकया पर सियासी और इंतजामी हलकों में चामेगोइयां शुरू हो गई। अफसरान ने MLA की शिकायत पर जायजा शुरू कर दिया है। हाइड्रा दफ्तर के बाहर कशीदगी देखी गई, जहां भारी पुलिस तैनात की गई। हाइड्रा DRF एहलकारों ने दफ्तर का घेराव करते हुए एहतजाज किया। एहलकारों ने ड्यूटीज का बाइकॉट करके मुजाहरा शुरू किया। तनख्वाहों में कटौती पर मुलाजमीन ने शदीद गुस्सा है। उन्होंने इंतजामिया पर मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। मुलाजमीन ने खबरदार किया कि इंसाफ ना मिला तो ड्यूटी पर वापस नहीं आएंगे। हाइड्रा की इमरजेंसी सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गईं। शहरी हिफाजती सरगर्मियां तात्तुल का शिकार हुई। सूरत हाल ने अवामी बेचैनी में इजाफा किया। इंतजामिया बुहरान को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात कर रही है। हैदराबाद में आज बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। निशाना बनी बंजारा हिल्स की वासुवी रियल एस्टेट कंपनी के दफातर और उहदेदारों के मकानात की तलाशी ली गई। छापे मुबैना टैक्स चोरी के शुबा में डाले गए अहम दस्तावेजात और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान सख्त सिक्योरिटी तैनात रही। रियल एस्टेट हलकों में सनसनी फैल गई। कंपनी के मुलाजमीन और उहदेदारों से पूछगुछ की गई। ज़राए के मुताबिक मजीद जायदादें भी निशाने पर हैं। इनकम टैक्स महकमे की तहकीकात जारी है। వేరే వాళ్ళకు చెప్పండి, వేరే వాళ్ళకు చెప్పండి, పంపిస్తున్నాం. వేరే వాళ్ళ అమ్మలు
पादंदाम चिलमिल काजर जिला में गरीब खानदानों के घरों पर बलडोजर चलाने से कशीदगी पैदा हो गई। वीकर सेक्शन कॉलोनी सर्वे नंबर 199 में घरों को गैर कानूनी तमीरात के नाम पर गिराया गया। मकीनों का इल्जाम है कि कांग्रेस लीडरों ने इंहिदाम रोकने के लिए 3 लाख रुपए रिश्वत तलब की। एक नौजवान ने मायूसी में खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी की धमकी दी। मकामी कांग्रेस लीडरों पर मैस और करीम पर रिश्वत तलब करने का इल्जाम लगाया गया। मुतासरीन का कहना है कि वो 25 बरसों से यहाँ रह रहे हैं और यही झोंपड़ियाँ उनका वाहिद सहारा है। अक्सर लोग ऑटो चलाकर मजदूरी करके अपना गुजर बिसर करते हैं। हाथ जोड़कर मिन्नतें करने के बावजूद अफसरान ने मकानात मुनहदिम कर दिए। रिहायशियों का कहना है कि झूठी रिपोर्टें देकर रेवेन्यू हुक्काम को गुमराह किया गया। अवाम ने इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि सिर्फ गरीबों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। परमेश्वर है परमेश्वर। हैदराबाद के नंपली कोर्ट में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एडवोकेट विजय गोपाल पर साथी वकीला ने मुबैना तौर पर हमला किया। ये वाकया बार एसोसिएशन की तरफ से दिए गए एहतजाज के दौरान हुआ, जब एसोसिएशन के अरकान एहतजाज में मसरूफ थे। विजय गोपाल अदालत का काम जारी रखे हुए थे। उन्होंने एहतजाज में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि ये उनकी ज़ाती मर्जी है, शमूलियत रज़ाकाराना है, लाजमी नहीं। उन्होंने एहतजाज करने वाले वकीला को जवाब दिया। इस पर दोनों के दरमियान शदीद तकरार हुई। झगड़ा बढ़ते ही विजय गोपाल पर हमला कर दिया गया। इस वाकया ने वकीला और अदालती अमले में गम और गुस्सा पैदा किया। इंतजामिया ने मजीद बिगाड़ से बचने के लिए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जिला प्रकाशिम के तरलोपाडो मंडल में घरेलू तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया सामने आया। कालुजोवालापाडो एससी कॉलोनी में एक शौहर ने बीवी पर वहशियाना हमला किया। मुलजिम गिरवन अधम्बाला जी शराब के नशे में बताया जा रहा है। इसने अपनी बीवी को बांधकर बेल्ट से मारा और शदीद अजियत दी। वाकया के दौरान इसने बीवी को लातों से भी निशाना बनाया। जब इसकी मां ने बीच बचाव की कोशिश की तो इस पर भी हमला किया गया। ये वाकया कॉलोनी में खौफ और तशवीश का बाइस बन गया। अहल इलाका ने मुतासिरा औरत को बचाया और जुल्म की मजम्मत की। पुलिस को इत्तला दी गई और तहकीकात शुरू हो गई है। ये वाकया शराब के नशे में घरेलू तशद्दुद के बढ़ते रुझान की निशानदेही करता है। आंध्र प्रदेश में फिक्शन फिल्मों को याद दिलाने वाला खूनरेज झगड़ा सामने आया। ये वाकया वेस्ट गोदावरी जिला के यलमचेली मंडल के गुम्परू गांव में पेश आया। जमीन की हदबंदी के मामले पर दो खानदानों में तनाज़ो खड़ा हुआ। इस झगड़े में बेनीपाल और तानिगा नागेश्वर राव के खानदान शामिल थे। नागेश्वर राव के ग्रुप ने दरंतियम और कुल्हाड़ियों से बनीपाल के मकान पर हमला किया। हमला आवरों के घर पर चढ़ दौड़ने से खौफ व हरास फैल गया। बनीपाल का खानदान जान बचाने के लिए अंदर छप गया। गांव में अचानक कशीदगी और अफरातफरी फैल गई। पुलिस को इत्तला दी गई और मामले पर अलर्ट किया गया। इंतजामिया ने जमीन के तनाज़ों पर तहकीकात शुरू कर दी है। परिक्काशम जिला के तरलोपाडो मंडल के कलुजुएलापाडो में एक लर्जा खेज वाकया सामने आया। बालाजी ने अपनी बीवी भाग्य लक्ष्मी के दोनों हाथ रस्सियों से बांधकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अजियतें दें इसने बेल्ट से मारा।
बाल पकड़कर खींचा और लातों से हमला किया। उसकी बहन और भांजे ने ताउन किया, जबकि इसकी मशूका ने वीडियो रिकॉर्ड किया। बालाजी की शादी भाग्य लक्ष्मी से 9 साल कबल हुई थी। उनके 3 बेटियां और 1 बेटा है। वो बीवी और बच्चों को छोड़कर हैदराबाद में दूसरी औरत के साथ रह रहा था। भाग्य लक्ष्मी मकामी बेकरी में काम करके बच्चों की परवरिश कर रही थी और शौहर पैसों के लिए तंग कर रहा था। सोमवार की रात इसने फिर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो मकामी लोगों की मदद से चर्च में पनाह ले सकी। पहले पुलिस ने मामले को नजरअंदाज किया, मगर वीडियो मंजर आम पर आने के बाद हरकत में आई। बालाजी समेत इसके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। मंचिरियाल जिला में कई कूड़ा गाड़ियां बेकार पड़ी हैं, जिस पर आवाम ने बिरहमी का इजहार किया। साबिका BRS हुकूमत ने चुन्नूर म्यूनिसिपलिटी के लिए 19 गाड़ियां खरीदी थीं, जिनमें 16 कूड़ा गाड़ियां, 2 ट्रैक्टर और 1 टाटा एस शामिल थे। इस साल 8 गाड़ियां खराब हो गईं और दफ्तर के अहाते में जंग खा रही हैं। फिलहाल सिर्फ 8 कूड़ा गाड़ियां और 2 ट्रैक्टर ही कामें हैं। पहले हर वार्ड के लिए 1 गाड़ी मुख्तस थी, जिससे सफाई बेहतर चलती थी। अब सिर्फ 10 गाड़ियों के साथ सफाई का निज़ाम बिगड़ गया है। अवाम का कहना है कि गाड़ियों की मुरम्मत न होने से हालात खराब हो गए हैं। उहदेदारों की लापरवाही और अदम तवज्जो पर लोग नाराज हैं। गंदगी के सबब अवामी जिंदगी मुतासिर हो रही है। अवाम ने फौरी मुरम्मत और तमाम गाड़ियों को इस्तेमाल में लाने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के जिला बपतिल्ला में चौंका देने वाला वाकया पेश आया। चुंतायापालम हाई स्कूल में स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म के तनाज़ों पर झगड़ा हुआ। एक उस्ताद ने मुबैना तौर पर तालबा पर हमला कर दिया। इस वाकया से तलबा और स्टाफ में खौफ व हरास फैल गया। जल्द ही मुतासिरा लड़की की मां मौके पर पहुंच गई। उस्ताद और लड़की की मां के दरमियान झगड़ा बढ़ गया। इत्तलात के मुताबिक मां ने उस्ताद को मारा पीटा। वाकया ने माहौल को कशीदा बना दिया और अवाम जमा हो गए। मकामी पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मुकदमा दर्ज किया। तहकीकात जारी हैं और हकायक सामने लाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रा बाबू नायडू ने नई हेल्थ स्कीम संजीवानी का ऐलान किया। ये मंसूबा शहरियों को घर के दरवाजे पर इलाज की सहूलत फराहम करेगा। इसमें आयुष्मान भारत और NTR हेल्थ सर्विसेज को शामिल किया गया है। आलमी तिब्बी इल्म को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। स्कीम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और गेट्स फाउंडेशन के ताउन से नाफिज होगी।
तकरीबन 5 करोड़ शहरियों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। इससे फौरी तशखीस और बेहतर इलाज को यकीनी बनाया जाएगा। स्कीम का ऐलान 64 नारी सशक्त परिवार अभियान प्रोग्राम में हुआ। नायडू ने कहा कि संजीवानी सेहतमंद एपी की जानिब अहम कदम है। हुकूमत का मकसद अवामी सेहत खिदमात में इनकलाब लाना है। వినూత్నమైన కార్యక్రమానికి రాబోయే రోజుల్లో శ్రీకారం చుడుతున్నాం. ఆ ప్రోగ్రాం మీరు చూస్తే సంజీవని. మీకు అందరికీ చరిత్రలో ఒకటి గుర్తుంటుంది. సంజీవని అంటే ఆ రోజు లక్ష్మణుడు మూర్ఛపోయి హెల్ప్లెస్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే బతికించుకోవాలన్నప్పుడు నేరుగా హనుమంతుడు పోయి సంజీవని మొక్కదేమంటారు, ఔషధ మొక్కని. ఆ మొక్క ఏదో తెలియకుండా సంజీవని పర్వతాన్ని తీసుకొస్తాడు. అందులో నుంచి మొక్క తీసుకుని ఆ రోజు లక్ష్మణుడికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి బతికించుకుంటారు. అది చరిత్ర. ఈరోజు మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్తో వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. అదే సమయంలో టీసీఎస్ కూడా పార్ట్నర్గా చేరారు. మేము ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆయుష్మాన్ భారత్ ఉంది. అదే సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ఉంది, హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ప్రపంచంలో ఉండే నాలెడ్జ్ తీసుకొచ్చి మీ ఇంటి దగ్గరనే మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే విధంగా సంజీవని ద్వారా ఇంటిగ్రేట్ చేయబోతున్నాం. మీరు ఒక విషయం, అందరి రాష్ట్రంలో ఉండే 5 కోట్ల మంది రికార్డ్స్ అన్ని కూడా ఇచ్చేస్తాం. కొంతమంది వల్నరబుల్ పేషెంట్స్ ఉంటే మెడికల్ టెస్ట్లు కూడా చేసి అక్కడి నుంచి ఏ విధంగా ప్రివెంటివ్, క్యూరేటివ్, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మానిటరింగ్ అవన్నీ చేస్తున్న వేరబుల్స్ కూడా వచ్చాయి. भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने शानदार आगाज किया। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहला ही थरू कामयाबी के लिए काफी साबित हुआ। जेवलिन स्टार ने पूरे एतमाद और फॉर्म का मुजाहरा किया। मद्दाहों ने उनकी आसान एंट्री पर खुशी का इजहार किया। चोपड़ा से एक और मेडल की उम्मीदें बढ़ गईं। उनका थरू आलमी मेयार की मुस्तकिल मिजाजी दिखाता है। तेज कारकर्दगी से इजाफी कोशिशों की जरूरत नहीं पड़ी। एथलेटिक्स फेडरेशन ने उनके मजबूत आगाज की तारीफ की। अब सबकी नजरें फाइनल मुकाबले पर मरकूज है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में हैदराबाद लिबरेशन डे की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने ऑपरेशन पोलो और हैदराबाद के इंजमाम को याद किया। राजनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बसीरत और क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पटेल के जुर्रतमंदाना फैसले ने निज़ाम शाही के तसल्लुत से आज़ादी दिलाई। कौम हमेशा पटेल के तारीखी किरदार की मकरूज रहेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की आज़ादी तारीख का सुनहरी बाब है। राजनाथ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्याती मॉडल का भी जिक्र किया। 2014 से इक्तिसादी इंज़माम ने कौमी यकजहती को मज़ीद मजबूत बनाया है। आज मुल्क का कोई खित्ता तरक्की की दौर से बाहर नहीं है। उन्होंने कहा कि हर रियासत को मसावी मौके मिल रहे हैं। उसे भ्रम हो गया था कि अपने धन के बल पर वो भारत को झुका देगा, लेकिन इतिहास गवाह है, धन और घमंड की ताकत कभी भी राष्ट्र की एकता और संकल्प से बड़ी नहीं होती है। अंततः उसका हश्र सबके सामने है। साथियों, आज भी दुनिया के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत ने कभी किसी शक्ति के सामने सिर नहीं झुकाया है और न भविष्य में कभी सिर झुकाएगा। मेरे बहनों भाइयों, आज 17 सितंबर के दिन निजाम ने भारत के साथ विलय करना मंजूर किया था और ऐसा हुआ था सरदार पटेल जी के दृढ़ निश्चय और साहस के कारण ही। यह सिर्फ एक सुखद संयोग मात्र नहीं है, यह हमारे युग के एक और दृढ़ निश्चयी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी आज 17 सितंबर को ही होता है। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से भी, आप समस्त साथियों की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरदार पटेल ने जिस अखंड भारत का निर्माण किया था, उसे आगे बढ़ाने का कार्य आज हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नींव थी डाली कभी, नींव थी डाली कभी, जिस काम की सरदार ने, काम वह पूरा किया है मोदी की सरकार ने। भाइयों और बहनों, जैसे सरदार पटेल जी ने नव स्वतंत्र भारत
को राजनीतिक और भौगोलिक एकता के सूत्र में पिरोया था, वैसे ही 2014 से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निरंतर भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक